हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर हम जीव विज्ञान को कंप्लीट कर रहे थे। और आज जीव विज्ञान की लास्ट क्लास होगी, मतलब हमने सारा विज्ञान जो हमारा सामान्य विज्ञान था वो कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट क्लास है आज जीव विज्ञान की, हमारा सामान्य विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक विज्ञान की कोई क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वहां से क्लासेस देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका? एक कीटनाशी है, एक विटामिन है, एक स्टेरॉइड है या एंजाइम है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपका एक स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोमयुक्त अल्कोहलीय पदार्थ है। ये चिपचिपा और आपका मोमयुक्त अल्कोहल पदार्थ है, अल्कोहलीय पदार्थ है। ओके, जो आपकी कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये आपकी कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचलित होता है। ये आपके रक्त प्लाज्मा में संचलित होता है। कोलेस्ट्रॉल को स्टेल यानी कि आपकी स्टेरॉइड तथा अल्कोहल शब्द का मिश्रित है। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेरॉइड और अल्कोहल शब्द का मिश्रण है। तो आपका अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक स्टेरॉइड है। ये आपका चिपचिपा मोमयुक्त अल्कोहलीय पदार्थ है जो कि आपकी कोशिका में पाया जाता है और ये रक्त प्लाज्मा में आपके संचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, कारा से या आपके स्पायरोगायरा से। तो आयोडीन हमें प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लैमिनेरिया नामक एक शैवाल होता है जिससे आपका आयोडीन प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो आपका लैमिनेरिया नामक शैवाल है ये समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? वो घेंगा रोग है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिससे आपके गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग में आपका क्या होता है? गले में आपके थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और ये कभी कभी यह सूजन जो है आपके गले के बाहर दिखाई पड़ती है, मतलब लटक जाती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। ये आपका एक शैवाल है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा रोग है। ये आपके गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है और कभी कभी ये सूजन आपके बाहर भी दिखाई देती है, जो आपके कुछ लटका हुआ सा ऐसा आपके गले में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आयोडीन हमें प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो सूची 1 में आपका दे रखा है हड्डियों में उपस्थित यौगिक। जो हड्डियों में उपस्थित होता है वो यौगिक कौन सा है आपका? हड्डियों में उपस्थित होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है आपका? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है आपका? एसिटिक एसिड सिरके में प्रेजेंट होता है। दूध का खट्टा होना किस कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। और फलों का पकना एथिलीन के कारण फल पकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिरके में जो आप सॉरी हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। और सिरके में उपस्थित अम्ल है आपका एसिटिक एसिड। एथिलीन के कारण आपके फल पकते हैं। और दूध के खट्टे होने का कारण है एसिडिक एसिड सॉरी लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहा जाता है साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम या आपका फिनालिक्रोम। तो जो मानव मूत्र का पीला रंग होता है वो एक वर्णक के कारण होता है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरोक्रोम। ओके। मानव मूत्र का पीला रंग एक पिगमेंट के कारण होता है, एक वर्णक के कारण होता है और वो वर्णक है आपका वो पिगमेंट है यूरोक्रोम। इसे आपके यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका यूरोक्रोम है इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे यूरोबिलिन यूरो बिलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है यूरोक्रोम को। इसके कारण क्या होता है? मानव मूत्र का रंग इसके कारण पीला होता है। ये पिगमेंट आपका मानव मूत्र में पीले रंग का कारण होता है। और इसका अदर नाम क्या है आपका? यूरोबिलिन इसका अदर नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव तंत्र में प्रतिओक्सी कारकों का क्या कार्य है? जो मानव तंत्र में आपके प्रतिओक्सी कारक हैं उनका कार्य क्या होता है? यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो आपके मानव तंत्र में जो प्रतिओक्सीकारक तत्व होते हैं इनका काम होता है आपका यह जो होते हैं ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके प्रति आपके ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। तो मानव तंत्र में जो आपके प्रतिओक्सीकारक है उनका कार्य ये होता है मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ओके। ये जो आपके मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं ये मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत होकर आपके इनकी श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ देते हैं। इनसे आपके तोड़ने में मदद मिलती है जिससे हमारी कोशिकाएं मुक्त मूलकों के प्रभाव से बच जाती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मानव तंत्र में प्रतिओक्सी कारकों का कार्य होता है आपका मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ईई जो आपका ईई जो होती है ईईजी ये आपके किसके लिए होती है? ये होती है आपके मस्तिष्क के लिए। ओके। ईसीजी किसके लिए होती है आपकी? ईसीजी आपके हृदय के लिए होती है। ईसीजी हृदय के लिए होती है। ईओजी किसके लिए होती है? ईओजी आपकी आंख के लिए होती है। और ईएमजी जो होती है ये आपकी मांसपेशी के लिए होती है। आपकी ईईजी क्या होती है? ईईजी क्या होती है? ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोनोफेलोग्राफी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन सेफ्लोग्राफी इलेक्ट्रॉन सेफ्लोग्राफी
ईईजी किसको बोलते हैं? आपके आपकी इलेक्ट्रॉन सेल्फोग्राफी। इसमें आपके मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर के त्वचा में उत्पन्न वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ये क्या है आपका? ये मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स की बौछार से सिर में त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। अभिलेखन प्रक्रिया है। ओके, इसके बाद है आपका ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? इसके बाद है आपका ईसीजी। ईसीजी इसको बोलते हैं आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ये आपके हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। इसके बाद है आपका ईओजी। इसके बाद क्या है आपका? ईओजी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी। इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी ये आपकी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। रेटिना जो हमारी आंख में उपस्थित होता है, रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। ओके, ईओजी आपके रेटिना से संबंधित होती है। नेक्स्ट है आपका ईओजी के बाद आपका ईएमजी। ईएमजी यानी कि आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपका एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें आपके मांसपेशियों या मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों का परीक्षण किया जाता है। नसों का परीक्षण किया जाता है। ये होती है आपकी ईएमजी। ईएमजी के अंदर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है। ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें आपकी मांसपेशियों या मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाली नसों का परीक्षण किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईईजी आपकी मस्तिष्क से संबंधित होती है। ईसीजी आपके हृदय से संबंधित है। ईओजी आंख से संबंधित है, आंख के रेटिना से संबंधित है। और ईएमजी आपके मांसपेशी से। और आगे मैंने आपको इन्हें विस्तार में बता दिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है।
कार्डियोग्राफ द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा या क्रेस्कोग्राफ द्वारा। मानव शरीर के भीतरी भाग में जो रोग होते हैं उनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? उनकी पहचान आपकी किसके द्वारा की जाती है? एंडोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? एंडोस्कोप द्वारा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा की जाती है। जो कार्डियोग्राफ होता है, कार्डियोग्राफ आपका हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। ये हृदय की गति को अभियंत्रित करता है, करने वाला यंत्र है आपका कार्डियोग्राफ। और आपका जायरोस्कोप तो जो है, जायरोस्कोप में आपका जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापा जाता है। किसी वस्तु का झुकाव यानी कि उसकी कोणीय स्थिति जो है उसका मापन किया जाता है। किसके द्वारा? आपका जायरोस्कोप द्वारा। ओके। और जो आपका ये क्रेस्कोग्राफ है, इसके द्वारा क्या होता है? क्रेस्कोस्कोप द्वारा आपके पौधों की वृद्धि मापी जाती है। इसके द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। उसके द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। ओके। तो आपका मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? वो है आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। आपका जो कार्डियोग्राफ है ये हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला यंत्र है। जायरोस्कोप द्वारा किसी वस्तु का झुकाव या उसकी कोणीय स्थिति का मापन किया जाता है जायरोस्कोप द्वारा। और पौधे की वृद्धि आपका जो क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची 1 में आपके विशेषज्ञ हैं, दूसरी सूची में आपके शरीर का भाग दिया है। तो आपको बताना है कि किस भाग के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और आपकी आकुलिस्ट। तो जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट किसके विशेषज्ञ होते हैं? ये होते हैं आपके हृदय के विशेषज्ञ को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? ये गुर्दे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित होते हैं? ये आपकी मूत्र नलिका के विशेषज्ञ होते हैं। आकुलिस्ट कौन है? आकुलिस्ट आपके नेत्र संबंधित रोगों का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं आपके? कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट आपका नेफ्रोलॉजिस्ट था। नेफ्रोलॉजिस्ट आपके गुर्दे संबंधित रोगों का विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद आपका यूरोलॉजिस्ट है। यूरोलॉजिस्ट आपके मूत्र नलिका से संबंधित मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर है। उसके बाद आपका ओकुलिस्ट है। ओकुलिस्ट आपके नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चिकित्सा की शाखा और आपका मानव अंग। तो आपका कार्डियोलॉजी जो है वो आपकी किससे संबंधित है? कार्डियोलॉजी आपके तो यहाँ
पर आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित है। कार्डियोलॉजी आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आपके मूत्र तंत्र से संबंधित है, यूरोलॉजी आपके पाचन तंत्र से संबंधित है और न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन डी। न्यूरोलॉजी जो संबंधित है वो आपके तंत्रिका तंत्र से है। तंत्रिका विज्ञान या आपके स्नायु शास्त्र, न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञता का क्षेत्र है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है। माइक्रोवेव तकनीक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट किरणें या एक्स किरणें। जो भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए जो हाल ही में विकसित तकनीक है वो आपकी कौन सी है। माइक्रोवेव तकनीक है, अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रावायलेट किरणें है या एक्स किरणें है। तो ये है आपकी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड तकनीक जो है, अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासाउंड तकनीक जो है अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक यानी कि आपकी अल्ट्रासाउंड तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गति प्रेरक का कार्य होता है। जो गति प्रेरक होते हैं उनका कार्य क्या होता है। यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो जो आपके हृदय प्रेरक गति प्रेरक है उनका कार्य होता है आपका, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक जो आपके पेस मेकर है, पेस मेकर, गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य है हृदय स्पंदन अर्थात जो धड़कन होती है, पल्सेशन ऑफ द हार्ट, हृदय स्पंदन यानी कि आपकी पल्सेशन ऑफ हार्ट, पल्सेशंस ऑफ हार्ट, पल्सेशन ऑफ हार्ट बीट, पल्सेशन ऑफ हार्ट बीट। इनको समंजित करना, इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। गति प्रेरक की आवश्यकता कब पड़ती है। जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है, तब आपके पेसमेकर की आवश्यकता होती है। हमारा हृदय बिना थके नियमित समांतरों पर जीवन अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर पंप करता रहता है। तो आपके गति प्रेरक जो होते हैं पेसमेकर, इनका कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन जो होती है, पल्सेशन ऑफ हार्ट बीट, इनको समंजित करना है। और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हमारा हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पेसमेकर जो गति प्रेरक है उनका कार्य आपका हृदय स्पंदन को समंजित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। पेसमेकर को आपके किस नाम से जानते हैं। ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, हिस्की पोटली या आपके कोर्डेट टेंडाइल, कोर्डिए आपके टेंडाइल। तो जो आपकी पेसमेकर है इन्हें ऐसे नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे नोड्स या आपके सिनोट्रियल नोड, सिनोट्रियल नोड, सिनोएट्रियल नोड्स। ये एक आपकी कोशिकाओं का समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। ये है आपका ये कोशिकाओं का समूह है, ये हृदय के दाहिने कक्ष में होता है।
ओके, हृदय के दाहिने कक्ष में होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। और ये हृदय का आपका प्राकृतिक पेसमेकर है। ओके, तो जो आपका पेस मेकर है उसे ऐसे नोड्स के नाम से भी जानते हैं, सिनोइडियल नोड्स। ये हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। ये हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और ये आपका प्राकृतिक पेसमेकर है। ये हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेसमेकर को ऐसे नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है। जब शरीर में आपके निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ है शरीर में जो आपका सामान्य रूप से शरीर में से लुप्त हो जाता है? शुगर यानी कि चीनी, या आपका कैल्शियम फॉस्फेट, या आपका सोडियम क्लोराइड, या आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो वो आपका जो शरीर में जब निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ है आपका निर्जलीकरण के टाइम पे लुप्त हो जाता है? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का कम हो जाना। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? जब शरीर से आपके अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, तरल पदार्थ आपका कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्यतः आपके सोडियम क्लोराइड शरीर से लुप्त हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड जो आपका साधारण नमक है, ये शरीर से विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब शरीर में आपके निर्जलीकरण होता है तो सोडियम क्लोराइड ही आपका सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है। और ये आपके निर्जलीकरण कहते किसे हैं? जब शरीर से आपके अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण के टाइम पे आपका सोडियम क्लोराइड जो है ये शरीर से लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से आपके परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। तो जब आपका पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, मनुष्य आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित यानी कि आपका इवापोरेट नहीं होता। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंड का आभास होता है। मनुष्य आर्द्रता या आपकी गर्मी में परेशानी का अनुभव इसलिए ही करता है क्योंकि आपकी गर्मी में पसीना जो है वो आपका वाष्पित नहीं होता, और जब पसीना आपका वाष्पित होगा, इवापोरेट होगा, तभी हम ठंड का अनुभव करेंगे। इसलिए ही मनुष्य जो है वो गर्मी में या ह्यूमिडिटी आपकी आर्द्रता में, गर्मी में जो है वो परेशानी का अनुभव वो करता है, उसको परेशानी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, इसलिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रैफलेसिया या आपका ग्लोरी लिली? तो आपका विश्व का सबसे बड़ा आपका फूल है, पुष्प है रैफलेसिया। विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प आपका रैफलेसिया है।
रैप्लेशिया। ये आपका रैप्लेशिया प्रजाति का सदस्य है। रैप्लेशिया और वर्ल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बैंगू कुल के वर्ष वनों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर ये पुष्प आपका पाया जाता है? ये आपके मुख्यतः मलेशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और आपके सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और आपके बैंगकुल, बैंगकुलू, बैंगकुलू के वर्षा वनों में, बैंगकुलू के वर्षा वनों में, ओके, वहां पर ये पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है। इसका आपका जो व्यास है 1 मीटर तक इसका व्यास हो सकता है। और इसका जो वेट है यानी कि इसका वजन कितना हो सकता है? इसका वजन हो सकता है आपका 11 से 15 किलो तक इसका वजन हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी है। ये आपका टोटल रूट पैरासाइट है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। रेफ्लेशिया जो है आपका, ये किस टाइप का पौधा है आपका? ये आपका पूर्ण मूल परिजीवी है। ये पूर्ण मूल परिजीवी है, यानी कि आपका ये टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट। और टोटल रूट पैरासाइट में क्या होगा? जो पुष्प है, पुष्प भाग मृदा के ऊपर और जो आपका शेष भाग है, शेष भाग मृदा के नीचे, मृदा के नीचे होगा। ठीक है, मृदा के नीचे पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैप्लेशिया। विश्व का आपके सबसे बड़ा पुष्प है रैप्लेशिया। ये आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा के द्वीप और बैंगकुलू के वर्षावनों में पाया जाता है। 1 मीटर तक इसका व्यास हो सकता है। वजन 11 से 15 किलो तक का ये हो सकता है। ये पूर्ण मूल परिजीवी है, यानी कि टोटल रूट पैरासाइट है। बोले तो आपका पुष्प भाग मृदा के ऊपर और जो शेष भाग है वो मृदा के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश, आर्द्रता, उचित तापमान या ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए आपका निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? वो है आपका प्रकाश। बीज के अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए आपके प्रकाश की जरूरत नहीं होती। उसके लिए पानी, उचित तापमान और आपका ऑक्सीजन तीनों की जरूरत होती है, बट आपके प्रकाश की जरूरत नहीं होती। जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, सनलाइट आपकी आवश्यक नहीं होती। पौधों में बीज अंकुरण 2 प्रकार का होता है, आपका एपिगल या हाइपोगल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जर्मिनेशन ऑफ सीड में आपके आर्द्रता की जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी की, आपका उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, बाकी आपका प्रकाश नहीं चाहिए होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए खूंटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड क्या होते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड है आपका कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु है आपका वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। आपकी डाइक्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन क्या है? आपकी प्रशीतक है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन कार्बाइड आपके कृत्रिम हीरे से संबंधित है। कार्बन तंतु आपके वायुयान से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन ये आपकी प्रशीतक से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्पर्टम आपका संश्लेषित मधुरक है। रेयोन आपका रूपांतरित स्टार्च है। निजोप्रीन विशिष्ट रबर है। और ऑक्सीटोसिन आपका एक हार्मोन है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए। एस्पर्टम जो है ये संश्लेषित मधुरक नहीं है। जो आपका सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, सॉरी, आपका ऑप्शन बी है रेयान। ओके, स्ट्रॉ आपके एस्पर्टम संश्लेषित मधुरक होती है। यहाँ पर आपका जो रेयोन है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, बल्कि रेयोन जो है ये आपका एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि अर्ध सिंथेटिक। ओके, ये अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। बाकी ऑप्शन आपके सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आपका मृत्तिका में रंध्रा आपके रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। फूट है आपका ए तथा आर दोनों सत्य है। आर का सही स्पष्टीकरण, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर आपका सत्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है, कथन सही है। मिट्टी की प्रजातियों में से आपके जो मृत्तिका है उसको अधिकतम जल धारण करती है, बट आपका कारण सही नहीं है। मृत्तिका में अधराकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। जो आपकी मृत्तिका है ये अधिक जल धारण इसलिए करती है क्योंकि इसके कणों का व्यास छोटा होता है। इसके जो कण होते हैं मृत्तिका मिट्टी के, इनका व्यास छोटा होता है और इसी के कारण ये अधिक जल धारण करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। और आपके मृत्तिका के कणों, आपके जो कण है उनका छोटा होने के कारण ही ये अधिक जल ग्रहण करते हैं, ना कि उसमें रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये जल में फुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यूट्रोफिकेशन से आपका कौन सा कथन सही है? यूट्रोफिकेशन से संबंधित यह आपके जल में फुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है। और यह आपके जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो ये भी सही है। आपके दोनों कथन सही है, मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सुपोषण यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिससे जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ओके, तो आपका जो यूट्रोफिकेशन है ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक तथा दो दोनों ही कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक की कप, ऊन, कांच की बोतल या एल्यूमिनियम फाइल। तो कौन सा पदार्थ है आपका जो जैव निम्नीकरण है? इसमें आपका ऑप्शन बी यानी कि ऊन जो है वो जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण आपका व्यष्टि क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ऊन आपका जैव निम्नीकरणीय है।
ये आपके वो पदार्थ होते हैं जो आपके हम वापस से जैविक तरीके से पृथ्वी की हमारी प्रकृति में घुल जाते हैं, घुलकर नष्ट हो जाते हैं और ये पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऊन आपका जैव निम्नीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, पौधों की वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके पौधों की वृद्धि दर मापने में किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है इसके भार द्वारा, ऊंचाई द्वारा, इसके वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो किसी वृक्ष की जो आयु है वो कैसे निर्धारित की जाती है? तो वो आपके इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु आपके इसमें मौजूद वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स के आधार पर, वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स के आधार पर की जाती है, यानी कि आपके वृद्धि वलयों या आपका ये ग्रोथ रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स, जिन्हें क्या कहेंगे? वृद्धि वलयों। वृद्धि वलयों के आधार पर को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तने स्टेम्स में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये आपके स्टेम में, स्टेम यानी कि तने में मिलते हैं। और एक जो एनुअल रिंग है, एक ग्रोथ रिंग है, ये आपका एक वर्ष को संबोधित करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा? आपके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है आपका जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज या आपका सुक्रोज। तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है और ये आपका एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड, ये एक पॉलीसैकेराइड है और आपका इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। सेल्यूलोज का शुद्धतम प्राकृतिक रूप जो है वो आपका कपास है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज आपका ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, ऐसा कार्बनिक कंपोनेंट है जो आपका प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है। ये एक पॉलीसैकेराइड है और इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फल शर्करा, फल शर्करा कहते हैं। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती हैं, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। और फ्रक्टोज जो है ये आपकी एक मोनोसैकेराइड है। ये क्या है? आपकी मोनोसैकेराइड है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फल के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं और ये आपकी एक मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? कौन सा आपका एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, मूंगा, लाख या बूंद? तो आपके एक कीट से के शरीर से जो निकला स्राव है वो है आपका लाख। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लाख जो है आपका, लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रावण आपका सुर्ख रंग की मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश या आपके चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? फोस्फोरेंसिस, आपके बायोल्यूमिनेंसिस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कुछ आपके समुद्री जंतु या कीट होते हैं जो अपने शरीर अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को आपकी कहते हैं बायोल्यूमिनेंसिस। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को आपके जीव दीप्ति, बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके जीव दीप्ति। इन जीवों के शरीर में आपके फोटोफोर नामक अंग में एंजाइम एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के माध्यम जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है, और जीवों द्वारा यह प्रकाश आपका ऊष्मा रहित होता है। यह प्रकाश जो उत्पन्न करते हैं ये आपका ऊष्मा रहित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति में, तो आपका हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति में आपके जो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हुआ था उनके लिए आपके अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता है। हरित क्रांति का संबंध फसलोत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों को अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फसलोत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। धान के खेत से जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं? एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या उपरोक्त सभी? तो आपकी कौन सी जो गैस है जो आपके धान के खेत से निकलती है वो है आपकी मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें विमुक्त होती हैं। मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें हैं आपकी जो धान के खेत से निकलती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? विश्व में जो आपका पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या आपके विलियम बैटरिक? तो जो आपका विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था ये आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड आपके दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे ये दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका के थे, आपके दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे। ओके, और इन्होंने ही आपका सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लेशन किया था। ट्रांसप्लेशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और क्रिश्चियन बर्नार्ड आपके दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे।
प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैड, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या आपका कृत्रिम आंख? तो जार्विक 7 आपका एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार आपके बोर्निकलाक नामक रोगी को वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जार्विक 7 क्या है? ये एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जीव अंतःक्षेपक होता है। आपका जीव अंतःक्षेपक क्या होता है? अंतक्षेपक HIV प्रतिरक्षण सीरीज, जैव प्लास्टिक अंतक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतक्षेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक। तो आपका जीव अंतक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक होता है जिसमें आपके बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो आपका ये वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जिसमें आपके बिना वेदना के, बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मानव? तो कौन सा है आपका? ये है आपका चींटी। चींटी में आपका उसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चींटी यही ऐसा जीव है आपका जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है ये कहाँ पर स्थित है? आपके हैदराबाद में, बंगलुरु में, नई दिल्ली में, श्रीनगर में? तो ये स्थित है आपकी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान आपका नेशनल नेशनल ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि NBPGR, ये कहाँ पर स्थित है? आपके ये नई दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है वो कहाँ पर स्थित है? आपके वाराणसी में, प्रयागराज में या आपके कानपुर में या आगरा में? तो ये स्थित है आपके कानपुर में। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। ये शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए ये आपके 1972 में स्थापित हुआ था और वर्ष 1976 में इससे उत्पादन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है वो आपके कानपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में आपके कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो आपके मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में या आपके कोलकाता में या चेन्नई में? तो ये आपके स्थित है हैदराबाद में। जो मानसिक रूप से विकलांग है उनके हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपके सिकंदराबाद, जिला हैदराबाद, तेलंगाना, यानी कि आपके सिकंदराबाद में स्थित है।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? आपका बरेली में, मथुरा में, करनाल में या आपके पटना में? तो ये अवस्थित है आपके बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1889 में। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान बरेली में स्थित है। बरेली के इज्जत नगर में स्थापित है आपके ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या आपका कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका क्लोरोफॉर्म और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड को निषेचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक तथा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें आपके पित्ताशय नहीं होता? कौन सा आपका जीव है जिसके अंदर पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा या मछली? तो आपका अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले कशेरुकी पशुओं में पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके उपवाद है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में आपके पित्ताशय नहीं होते। तो आपके घोड़ा, चूहा, ऊंट, घोड़ा, चूहा, ऊंट। ओके, घोड़ा, चूहा, ऊंट, यानी कि आपके ऊंट और चूहे में आपका पित्ताशय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? कौन से जंतु हैं आपको, कौन से जंतु हैं जिनमें 3 चैम्बर्स हार्ट होता है? बंदर, मगर, मछली या मेंढक? तो यहाँ पर आपका जो मेंढक है उसमें आपका 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मेंढक, सांप एवं छिपकलियों? मेंढक में, सांप में और आपकी छिपकलियों में, इनमें आपके 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मछली जो है इसमें आपका 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर व मगर में आपके 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका जो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है वो मेंढक, सांप और छिपकली में होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ 2 चैम्बर हार्ट होता है और बंदर मगर में 4 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर यानी कि पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से आपके किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन? तो एंडोस्कोप जो है वो आपके किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो आपके प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो एंडोस्कोप है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है, जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचरित होती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एंडोस्कोप आपका प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपका ऑडियोग्राम है इसका संबंध किससे है? और आपका ऑडियोग्राम का संबंध है आपका कान से।
नेक्स्ट आपका ईसीजी, ईसीजी का संबंध है आपका हृदय से। ईईजी का संबंध है आपका मस्तिष्क से। और मेमोग्राम का जो संबंध है वो आपका वक्ष से है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रति वर्ष 1 दिसंबर मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में, विश्व एड्स दिवस के रूप में, या आपके विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। तो 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है। एड्स आपका विषाणु जनित रोग है जो कि एक आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एचआईवी एड्स रोग जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में। ओके। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपके वैज्ञानिकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र है। तो आपको बताना है यहाँ पर बीरबल साहनी किससे संबंधित है। बीरबल साहनी का संबंध है आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध है आपका पादप रोग विज्ञान से। नेक्स्ट आपके पी माहेश्वरी आपके भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। ऐसे एम एस स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। जो ट्रांस वसा है वो मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझी जाती है। और ये ट्रांस वसा किसका स्तर कम करता है, एचडीएल का, एलडीएल का, ट्राइग्लिसराइड का, या इंसुलिन का। तो ये आपके एचडीएल का स्तर कम करता है। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है आपके हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का स्तर कम करता है। और हानिप्रद जो आपका एलडीएल है, एलडीएल के स्तर को बढ़ाता है। एचडीएल के स्तर को कम करता है और एलडीएल के स्तर को बढ़ाता है, बढ़ाता है। एलडीएल यानी कि आपका लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपका एचडीएल के स्तर को कम करेगा और एलडीएल के स्तर को बढ़ाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये आपके ट्रांस वसा जो है ये एचडीएल के स्तर को बढ़ाते हैं, सॉरी एचडीएल के स्तर को कम करते हैं और एलडीएल के स्तर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किए जाते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, आपके सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, या कीट द्वारा। तो फेरोपेन्स आपके वह रसायन हैं जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपके कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सनक राक्षसा संस्था है, मलेरिया शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, और आपके तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना आपकी नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी एक एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में आपकी संस्था संरक्षा जो है आपकी संरक्षा संस्था एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नापो एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है, कैंसर से, शिशु स्वास्थ्य सुविधा से, एड्स से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नापो का जो संबंध है वो आपके एड्स से है।
ओके। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग रूप में आपके वर्ष 1952 में स्थापित नाको, कब स्थापना हुई थी? 1992 में नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपकी का 1992 में स्थापित हुई थी। भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धान के पौधे उगाने की जो आपकी डैपांग विधि है ये कहाँ पर विकसित हुई थी? डैपांग विधि जो है ये आपके कहाँ पर विकसित हुई थी? चीन में, इंडोनेशिया में, या आपके जापान में या फिलीपींस में। तो ये आपके डैपांग विधि जो है ये फिलीपींस में विकसित हुई थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरोपाइरिफॉस, आपके कार्बनडोजिम, क्विन क्विनोलफॉस या ब्यूटाक्लोर। तो आपका कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ऑप्शन डी आपका ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी है यानी कि हर्बिसाइड है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी और भारत में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। यहाँ पर आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपोर्टेंट क्लास थी और आज तक हमने अपना सामान्य विज्ञान कंप्लीट कर लिया। अगर आपने सामान्य विज्ञान की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्लासेस हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।